हम लोग PYQ सीरीज़ कर रहे हैं। अभी हम लोग पॉलिटी का कर रहे हैं, ठीक है। PYQ सीरीज जो कि विभिन्न PCS एग्ज़ाम्स में पूछे जा चुके हैं, IAS में भी पूछे जा चुके हैं और आगे आने वाले किसी भी PCS एवं जनरल कंपटीशन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। जनरल में जैसे कि BSSC के द्वारा जो इंटर लेवल एग्ज़ाम होता है या फिर ग्रेजुएट लेवल का एग्ज़ाम होता है BSSC का, या फिर बिहार दरोगा का, या फिर BPSC के थ्रू जो टीचर्स का एग्ज़ाम लिए जाते हैं, या फिर रेलवे, बैंकिंग, SSC, जहाँ भी सामान्य अध्ययन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे, ठीक है। या अदर स्टेट में भी जो PCS के एग्ज़ाम होते हैं जहाँ सामान्य अध्ययन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे उत्तराखंड PCS, राजस्थान PCS, या फिर UP PCS, या फिर UP का जो RO का एग्ज़ाम होता है उसके लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण सेशन रहेंगे, ठीक है दोस्तों। ये इंडियन पॉलिटी का कर रहे हैं PYQ सीरीज। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये उद्देशिका से संबंधित, उद्देशिका, प्रियम्बल या उद्देशिका, ठीक है, प्रस्तावना, ठीक है, प्रियम्बल, प्रस्तावना या उद्देशिका बोलते हैं, उसी से संबंधित क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। निम्नलिखित अवतरण में मतलब कुछ दिए गए हैं उसके अनुसार, ठीक है, पढ़ते हैं इसको। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान में आज किस तारीख को 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। किस तारीख को? तो 26 नवंबर 1949 को, ठीक है, ये प्रस्तावना अंगीकृत और अधिनियमित किया गया था, ठीक है। ध्यान रखेंगे इसको, किस डेट को ये संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित किया गया था, तो 26 नवंबर 1949 को। बी आंसर हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। यह भारतीय संविधान की उद्देशिका है जिसमें भारतीय राज्य व्यवस्था के स्वरूप, उद्देश्य एवं आदर्श का वर्णन किया गया है। इसमें उस तिथि का भी वर्णन भी किया गया है जिस दिन भारतीय संविधान को स्वीकार किया गया, ठीक है। प्रश्न में जो X की जगह वह तिथि होगी कौन सी, तो 26 नवंबर 1949 को, ठीक है, अंगीकृत और अधिनियमित किया गया था। ध्यान रखेंगे भारतीय संविधान को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय गणतंत्र की 26 जनवरी 1950 को सही संवैधानिक वस्तु स्थिति क्या थी जब संविधान लागू किया गया था? जब संविधान लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को, ठीक है, भारतीय गणतंत्र की 26 जनवरी 1950 को सही संवैधानिक वस्तु स्थिति क्या थी जब संविधान लागू किया गया था? लोकतांत्रिक गणतंत्र, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य था। सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। धर्मनिरपेक्ष, ये धर्मनिरपेक्ष की जगह पंथ निरपेक्ष शब्द 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। 1976 में जो लाया गया था 42वां संविधान संशोधन, तब पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था। और इसमें देखिए, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ये समाजवादी और पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा। तो आंसर हो जाएगा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ठीक है, बोला गया था। ये प्रस्तावना में शब्द था संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य था। संवैधानिक वस्तु स्थिति क्या थी? तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य था। सी आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। एक्सप्लेनेशन देखिए,
एक्सप्लेनेशन से और अच्छे से समझ में आ जाएगा। 26 जनवरी 1950 को भारतीय गणतंत्र की संवैधानिक वस्तु स्थिति भारतीय संविधान की तत्कालीन उद्देशिका के अनुसार संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य की थी। ठीक है। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द इसमें 42वें संविधान संशोधन 1976 की धारा 2 द्वारा जोड़े गए थे। ठीक है, 3 जनवरी 1977 से। ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस या किन नामों से किया गया है? तो संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस नाम या नामों से किया गया है? तो किस नाम से किया गया है? भारत तथा इंडिया के नाम से किया गया है। संविधान में भारत के नाम का विवरण किस प्रकार से है? तो भारत तथा इंडिया के नाम से। ठीक है, भारत तथा इंडिया के नाम से है। देखिए एक्सप्लेनेशन। संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख 2 नामों भारत तथा इंडिया के रूप में किया गया है। अनुच्छेद 1 का उपखंड वन का उपखंड 1 उल्लेख करता है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ हो गया। ठीक है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। ठीक है, इस तरह से भारत के नाम का उल्लेख किया गया है। इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? ठीक है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? तो कौन सा क्रम सही है? सार्वभौम सत्ता संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष जनवादी गणतंत्र। ठीक है, लेकिन एग्जैक्ट शब्द जो है प्रस्तावना में वो दिया गया है। क्या दिया गया है? तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए। ठीक है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ये एग्जैक्टली शब्द है। ठीक है, लेकिन यहाँ दिया गया है सार्वभौम सत्ता संपन्न, मतलब उसी का एक दूसरा रूप शब्दों में है। ठीक है, सार्वभौम सत्ता संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष, यहाँ पंथ निरपेक्ष धर्मनिरपेक्ष और जनवादी गणतंत्र, ये शब्द है। ठीक है, मतलब उसी का थोड़ा डिफरेंट शब्द दिया गया है, तो यही है डी आंसर हो जाएगा। देखिए एक्सप्लेनेशन समझ में आएगा। दिए गए शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित किए गए हैं। ये भारतीय राज्य व्यवस्था के स्वरूप का वर्णन करते हैं। इनमें से समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द मूल संविधान में नहीं थे। इन्हें 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। जोड़े जाने के पश्चात संविधान में इन शब्दों का निर्धारण क्रम इस प्रकार है: सार्वभौम सत्ता संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। नोट ध्यान में रखने योग्य तथ्य है कि संविधान में उल्लेखित शब्द ये हैं: संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। ठीक है, जनवादी पीपुल्स शब्द भारतीय संविधान की उद्देशिका में नहीं उल्लेखित है। यह शब्द चीन के संविधान में उल्लेखित है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न शब्दों पर विचार करें। ठीक है, तो ये समाजवादी, सार्वभौमिक, प्रजातांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष सही शब्दों को विचारानुसार क्रम दीजिए। ये प्रस्तावना के शब्द हैं। ठीक है, प्रस्तावना में क्या है? तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, इस तरह से है ना। तो यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट शब्द दिया है, तो क्या हो जाएगा? सार्वभौम, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष और प्रजातांत्रिक हो जाएगा। तो CAD और B हो जाएगा, क्रम ये हो जाएगा CADB क्रम हो जाएगा। सार्वभौमिक, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक। देखिए यहाँ पे शब्द का क्रम किस तरह के है। ये आपको उद्देशिका याद होना चाहिए प्रस्तावना, क्योंकि इससे एग्जैक्टली पूछ दिए जाते हैं क्रम लगाने के लिए कि किस क्रम में है। तो क्या है क्रम? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, फिर समाजवादी, फिर
पंथ निरपेक्ष फिर लोकतंत्रात्मक गणराज्य है बनाने के लिए एक क्रम एग्जैक्टली पूछ दिया जाता है, तो इसको ध्यान रखेंगे। और देखिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, 3 प्रकार की न्याय बोल रहा है। किस प्रकार की? तो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय दिलाने के लिए विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। प्रतिष्ठा और अवसर की समता, 2 प्रकार की समता है। ठीक है, इस प्रकार से पूछ दिए जाते हैं कि न्याय कितने प्रकार की, स्वतंत्रता कितने प्रकार की, तो ये सब क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे और प्रस्तावना ध्यान में होना चाहिए क्योंकि एग्जैक्टली क्रम पूछ दिए जाते हैं, कई बार पूछे जा चुके हैं, तो इसको ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से कौन 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए शब्द हैं? तो जोड़े गए कौन कौन सी शब्द हैं? तो समाजवादी, पंथ निरपेक्षता, ये शब्द जोड़े गए हैं ना। समाजवादी और पंथ निरपेक्षता शब्द 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं, तो बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, समाजवादी और पंथ निरपेक्षता और अखंडता शब्द जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा, तो बी आंसर हो जाएगा। ग्राम स्वराज, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ये नहीं, समाजवादी और पंथ निरपेक्षता और अखंडता शब्द जोड़ा गया था, बी आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है? तो कौन धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है? तो संविधान की प्रस्तावना। ठीक है, प्रस्तावना में ही धर्मनिरपेक्ष मतलब पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया है, तो संविधान की प्रस्तावना। निम्नलिखित में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है? तो संविधान की प्रस्तावना करता है। संविधान की प्रस्तावना के तहत भारत को पंथ निरपेक्ष राज्य वर्णित किया गया है। यह शब्द संविधान में 42वें संविधान संशोधन 1976 से जोड़ा गया है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था? ठीक है, कौन सा सम्मिलित नहीं था? तो बंधुत्व, संप्रभुता और समानता तो था, लेकिन अखंडता नहीं था। अखंडता 1976 के बाद जोड़ा गया ना, 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा। ठीक है, कौन सा जोड़ा गया था? तो समाजवादी, पंथ निरपेक्षता और अखंडता शब्द 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा 3 जनवरी 1977 से लागू किया गया था, ध्यान रखेंगे। तो अखंडता शब्द हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा 3 जनवरी 1977 से लागू मतलब जोड़े गए। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? तो भारत को किस रूप में घोषित किया गया है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में? तो एक सार्वभौम, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष मतलब धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक गणराज्य के रूप में घोषित किया गया है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ये प्रस्तावना के शब्द हैं एग्जैक्टली, क्रम। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। सिर्फ थोड़ा सा शब्द बदल देता है, ठीक है, लेकिन क्रम यही है। एक सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक गणतंत्र है, ध्यान रखेंगे इसको। देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक गणतंत्र के रूप में घोषित किया गया है। ठीक है, ध्यान रखेंगे दोस्तों। प्रस्तावना आपको थोड़ा ध्यान में होना चाहिए और उसमें कितने प्रकार के न्याय, कितने प्रकार की स्वतंत्रता, कितने प्रकार की समता, ये सब थोड़ा ध्यान होना चाहिए। ठीक है, वो 1-2 बार देखेंगे आप तो सब ध्यान में आ जाएगा और जब क्वेश्चन पूछे जाएंगे आप कर ले जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करिए और दिए गए कूट की सहायता से बताइए कि इनमें से कौन सही है। ठीक है, इनमें से कौन सही है? तो पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव अंतोगत्वा उद्देशिका बना, तो ये सही है। ठीक है, और इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है। तो उद्देशिका को लेकर जो शब्द है दिया गया, तो
इसके लिए हम न्यायालय नहीं जा सकते हैं। तो यही बोल रहा है कि न्याय योग्य नहीं है, ठीक है। दूसरा सही है, और इसका संशोधन नहीं किया जा सकता। संशोधन किया जा सकता है, 42वें संशोधन द्वारा 1976 में संशोधन किया गया है। तो तीसरा गलत है। संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकता, तो ये भी सही है, ठीक है। संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को रद्द नहीं कर सकता, तो ये सही है, ओवरराइड नहीं कर सकता, ठीक है। जहां अगर शब्द अस्पष्ट हो तो उसको स्पष्टता देने में ये उद्देशिका महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, लेकिन ओवरराइड जो संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह ओवरराइड या रद्द नहीं कर सकता है, ठीक है। ये सही है। तो 1, 2 और 4 सही हैं, ठीक है। 1, 2, 4 सही है, तो बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखेंगे, बी आंसर होगा। एक्सप्लेनेशन देखिए, इससे और अच्छे से समझ में आ जाएगा। पंडित नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत तथा संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को स्वीकृत ऑब्जेक्टिव उद्देश्य प्रस्ताव ही अंतोगत्वा संविधान की उद्देशिका बना था। इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। यद्यपि संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकती, तथापि केशवानंद भारती मामले में सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार संविधान की उद्देशिका का उपयोग संविधान के अस्पष्ट क्षेत्रों की व्याख्या करने में किया जा सकता है, ठीक है। उद्देशिका में संशोधन संभव है तथा 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा इसमें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता शब्द जोड़े गए थे। उद्देशिका संविधान के स्पष्ट प्रावधानों को रद्द नहीं कर सकती, ध्यान रखेंगे। उद्देशिका संविधान के स्पष्ट प्रावधानों को ओवरराइड या रद्द नहीं कर सकती है। इसका उपयोग भ्रम को दूर करने में किया जाता है। उद्देशिका का उपयोग इस निष्कर्ष के समर्थन में किया जाता है कि संविधान के मूल ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, ठीक है। इसका उपयोग भ्रम को दूर करने में किया जाता है। उद्देशिका का उपयोग इस निष्कर्ष के समर्थन में किया जाता है कि संविधान के मूल ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था, कब किया गया था? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा उद्देशिका में संशोधन किया गया था। 3 शब्द जोड़े गए थे, कौन कौन से? तो समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़े गए थे, ध्यान रखेंगे। समाजवादी शब्द उद्देशिका में जोड़ा गया, कब जोड़ा गया? तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था समाजवादी शब्द उद्देशिका में। ए आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन द्वारा लाया गया था? तो 42वें संशोधन 1976 द्वारा, ठीक है, ध्यान रखेंगे, बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं थी, तो क्या सम्मिलित नहीं थी? जब भारतीय संविधान अंगीकृत किया गया था तो उसमें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता शब्द नहीं था। गणराज्य तो था ही, लेकिन ये 3 शब्द 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़े गए थे। कौन कौन? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। तो ए आंसर हो जाएगा। ये तीनों शब्द जब 26 नवंबर 1949 को ये संविधान की प्रस्तावना में शब्द नहीं थे, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ये बाद में जोड़े गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समाजवादी तथा धर्मनिरपेक्ष शब्द संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित किए गए थे, तो कब? 42वें संविधान संशोधन द्वारा इसमें सम्मिलित किए गए थे, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब, ठीक है, तो इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे। प्रस्तावना को 1-2 बार पढ़ेंगे तो ध्यान में आ जाएगा, क्योंकि एक ना एक क्वेश्चन होते ही हैं, ठीक है, प्रस्तावना से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया, तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, ठीक है। देखिए कितने बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान के आमुख
का लक्ष्य उसके सभी नागरिकों के लिए सुनिश्चित करना है। भारत के संविधान के आमुख का लक्ष्य उसके सभी नागरिकों के लिए सुनिश्चित करना है क्या? सामाजिक तथा आर्थिक न्याय, विचार तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अवसर की समानता, व्यक्ति की प्रतिष्ठा। तो ये चारों चीज हैं, ठीक है। सभी नागरिकों के लिए सुनिश्चित करना है तो ये चारों चीज, सामाजिक तथा आर्थिक न्याय, विचार तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अवसर की समानता, व्यक्ति की प्रतिष्ठा। अधोलिखित कूटों में से सही उत्तर चुनिए। तो चारों सही हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा सभी चारों, डी आंसर हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। देखिए एक्सप्लेनेशन से, भारत के संविधान के आमुख का लक्ष्य उसके सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता तथा व्यक्ति की गरिमा सुनिश्चित करना है। देखिए कितनी प्रकार की न्याय? तो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक 3 प्रकार की न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना 5 प्रकार की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, ठीक है, 2 प्रकार की समानता और व्यक्ति की गरिमा सुनिश्चित करना है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। एक पूछा जाता है कितने प्रकार की स्वतंत्रता, कितने प्रकार की न्याय, ये सब क्रम पूछ दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है क्या? तो भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, ठीक है, भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, ये भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है, ठीक है, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है? भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, ठीक है, क्योंकि इलेक्शन के द्वारा यहाँ पे प्रतिनिधित्व होता है लोगों का, ठीक है, कोई भी चुने जा सकते हैं इलेक्शन के द्वारा, ठीक है, वंशानुगत यहाँ पे शासन व्यवस्था नहीं है, इसका मतलब यही है। देखिए एक्सप्लेनेशन से पता चलेगा ठीक से। और गणतंत्र का आशय है राष्ट्र का प्रधान निर्वाचित, ठीक है, प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष होता है, अप्रत्यक्ष मतलब प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं, ठीक है, राष्ट्रपति का भी निर्वाचन जो होता है अप्रत्यक्ष रूप से होता है, लेकिन जो इनमें निर्वाचक मंडल में जो होते हैं प्रत्यक्ष रूप से भारतीय नागरिकों द्वारा निर्वाचित किए जाते, जो सांसद में जो हैं सांसद हैं वही लोग निर्वाचित करते हैं ना राष्ट्रपति को, ठीक है, क्योंकि इलेक्टोरल रोल में वही लोग होते हैं, तो अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है, ठीक है, लेकिन निर्वाचन के थ्रू ही चुने जाते हैं, वंशानुगत नहीं होते हैं, ठीक है, इसका मतलब यही है, वह वंशानुगत नहीं हो सकता है, इस प्रकार भारत एक गणतंत्र है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है हम भारत के लोक शब्दों से, ठीक है, हम भारत के लोक शब्दों से। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है हम भारत के लोक शब्दों से, ध्यान रखेंगे। एक्सप्लेनेशन देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना हम भारत के लोग, वी द पीपुल ऑफ इंडिया शब्दों से शुरू होती है, अतः भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है, इसका अर्थ है जनता सर्वशक्तिमान और किसी बाह्य सत्ता के अधीन नहीं है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है, यह सिद्धांत जाना जाता है, सार्वभौमिकता से यह जाना जाता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ए आंसर हो जाएगा। सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है, यह सिद्धांत जाना जाता है, सार्वभौमिकता से जाना जाता है, ए आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक्सप्लेनेशन देखिए, सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है, यह सिद्धांत सार्वभौमिकतावाद के नाम से जाना जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार सभी व्यक्तियों को उनके मानव अधिकार समान रूप से बिना किसी विभेद के उपलब्ध होने चाहिए, ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन धर्मनिरपेक्षता शब्द का सही भाव व्यक्त करता है? तो
भारत में राज्यों का कोई धर्म नहीं है, यही धर्मनिरपेक्षता शब्द का अभिव्यक्ति है। ठीक है, भारत के संदर्भ में निम्न में से कौन धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है? तो भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है, यही धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव है भारत में। ठीक है, देखिए एक्सप्लेनेशन। भारत में पंथ निरपेक्ष धर्मनिरपेक्ष राज्य होने का सही भाव यह है कि भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है, तदनुसार सभी धर्मों को राज्य द्वारा समान प्रश्रय अपेक्षित है। ठीक है, भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है, इसलिए सभी धर्मों को समान रूप से यहाँ पे प्रश्रय प्राप्त है, मतलब आश्रय प्राप्त है सभी धर्मों को। ठीक है, भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। ठीक है, धर्मनिरपेक्षता से यही आशय है भारत में, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। ठीक है, काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? तो उद्देशिका में लोक कल्याण शब्द नहीं है, समाजवादी है, प्रभुता संपन्न है, पंथ निरपेक्ष है, लोक कल्याण शब्द इसमें नहीं उल्लेखित है उद्देशिका में। ठीक है, भारतीय संविधान की उद्देशिका प्रस्तावना में लोक कल्याण शब्द का उल्लेख नहीं है। प्रस्तावना में प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य शब्द हैं। इस प्रकार सही उत्तर विकल्प डी होगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? तो आर्थिक स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है। ठीक है, आर्थिक स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है। ठीक है, डी आंसर हो जाएगा। सामाजिक राजनीतिक और आर्थिक न्याय की बात कही गई नहीं है, स्वतंत्रता की नहीं। ठीक है, डी आंसर हो जाएगा। विचार की स्वतंत्रता, विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, ये सब तो है, लेकिन आर्थिक स्वतंत्रता नहीं है। देखिए एक्सप्लेनेशन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता है, आर्थिक स्वतंत्रता नहीं है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। प्रतिष्ठा और अवसर की समानता का वर्णन है, तो परंतु आर्थिक स्वतंत्रता का इसमें उल्लेख नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है? तो सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय, धार्मिक न्याय की नहीं है इसमें। ठीक है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की गई है, 3 प्रकार की न्याय, लेकिन धार्मिक न्याय की बात नहीं कही गई है। ध्यान रखेंगे, प्रस्तावना से एक न एक क्वेश्चन होते ही हैं। अब प्रस्तावना को ठीक से देख लेंगे 1-2 बार तो चीज़ें दिमाग में छप जाएंगी। ठीक है, और कोई क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। ठीक है, संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है? तो संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है इसमें से? तो समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष शब्द 1950 में लागू संविधान के अंग नहीं थे। सही बात है, ये जब संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को संविधान पूरी तरह से लागू हुआ था ना, तो उस समय समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द नहीं था। ये 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया था, तो ये आंसर हो जाएगा। देखिए क्या बोल रहा है, एक्सप्लेनेशन देखिए, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष शब्द 1950 में लागू मूल संविधान के अंग नहीं थे। ये शब्द 1976 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1 जनवरी 1977 से लागू, ठीक है, जोड़े गए थे, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? तो संविधान की आत्मा कौन सा कहलाता है? उद्देशिका, प्रस्तावना, प्रियम्बल को ही संविधान की आत्मा कहा जाता है। ठीक है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? तो उद्देशिका, प्रियम्बल इसी को बोलते हैं या प्रस्तावना बोलते हैं। उद्देशिका ही संविधान की आत्मा कहलाती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। लेकिन
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार पूछा जाए संविधान की आत्मा, तो वो अनुच्छेद 32 को बोलते हैं संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है उसको बोलते हैं बी आर अम्बेडकर संविधान की आत्मा। लेकिन ऐसे बोला जाए कि संविधान की आत्मा कौन है, तो उद्देशिका ही है। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। देखिए एक्सप्लेनेशन इससे और अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, भारतीय संविधान की उद्देशिका को संविधान की आत्मा कहा जाता है। के एम मुंशी ने इसे राजनीतिक जन्मपत्री कहा है। सुभाष कश्यप ने कहा है कि संविधान शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा, प्रस्तावना आधारशिला है तो संविधान उस पर खड़ी अट्टालिका। नोट, लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश ने भी इस प्रश्न का उत्तर उद्देशिका को ही माना। ज्ञातव्य है कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने, भीमराव अम्बेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा और हृदय कहा है। जो अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है उसी को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के अनुसार आत्मा कहा गया है उनके द्वारा, और ऐसे उद्देशिका को संविधान की आत्मा कहा जाता है। जिस तरह अनुसार से क्वेश्चन पूछा जाए उस अनुसार आंसर देंगे। ठीक है, ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा है? तो किसने कहा है? तो के एम मुंशी ने कहा है। अभी आपने देखा था के एम मुंशी ने राजनीतिक जन्मपत्री कहा था प्रस्तावना या उद्देशिका को। देखिए, निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा? तो के एम मुंशी ने कहा था। एक्सप्लेनेशन देखिए, के एम मुंशी ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट सीरीज है, इसको ठीक से करेंगे। संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा है? तो संविधान को एक पवित्र दस्तावेज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बी आर अम्बेडकर ने कहा है। ठीक है, संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा? तो बी आर अम्बेडकर ने ही, भीमराव अंबेडकर ने ही कहा है। ये आंसर हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देखिए, बी आर अम्बेडकर ने भारतीय संविधान को एक पवित्र दस्तावेज कहा है। 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा ने बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय प्रारूप समिति का गठन किया था। ठीक है, बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में ही 7 सदस्यीय प्रारूप समिति का गठन किया गया था। ठीक है, 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा ने बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय प्रारूप समिति का गठन किया था। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का भाग है? तो उद्देशिका संविधान की भाग है, ये किस वाद में बोला गया था? तो बॉम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया केस में। ठीक है, बॉम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया वाद में बोला गया था कि उद्देशिका संविधान का भाग है। और केशवानंद भारती वाद में भी बोला गया था, बॉम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया वाद में, और किसमें? तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य वाला जो मामला था उसमें भी बोला गया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे, सी आंसर हो जाएगा। बॉम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि उद्देशिका संविधान का अभिन्न अंग है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामले में भी अधिकांश न्यायाधीशों ने इसे संविधान का भाग माना था। ध्यान रखेंगे, किस किस में? बॉम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया मामले में और केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामले में उद्देशिका को संविधान का भाग माना गया है। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को, कई बार पूछे जाते हैं। ठीक है, सिंपल से क्वेश्चन, तो इसको बता दीजिएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित विवादों में से किसमें सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया? तो किसमें स्वीकार किया था? तो यहाँ पे केशवानंद भारती विवाद में स्वीकार किया था। ठीक है, प्रस्तावना को संविधान का भाग। ठीक है, ध्यान रखिएगा, डी आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित विवादों में किसमें सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया? तो केशवानंद भारती विवाद में, डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, केशवानंद भारती
केशवानंद भारतीय बनाम केरल राज्य 1973 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना उद्देशिका को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया। सर्वोच्च न्यायालय के शब्दों में, हमारे संविधान का प्रासाद उद्देशिका में वर्णित बुनियादी तत्वों पर खड़ा है। यदि इनमें से किसी भी तत्व को हटा दिया जाए तो सारा ढांचा ही ढह जाएगा, अर्थात संविधान वही नहीं रह जाएगा, अर्थात अपना व्यक्तित्व व पहचान खो देगा। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के उद्देश्यों में से एक के रूप में आर्थिक न्याय का किसमें उपबंध किया गया है? तो आर्थिक न्याय का उपबंध किसमें किया गया है? उद्देशिका और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में आर्थिक न्याय की बात कही गई है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आर्थिक न्याय में बोला गया है सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, ध्यान है ना, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। और उद्देशिका के ये नीति निर्देशक तत्व में भी आर्थिक न्याय की बात कही गई है। ठीक है, तो भारत के संविधान के उद्देश्यों में से एक के रूप में आर्थिक न्याय का किसमें उपबंध किया गया है? तो उद्देशिका और राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। बी आंसर हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देखिए। भारतीय संविधान की उद्देशिका और राज्य के नीति निर्देशक तत्व आर्थिक न्याय की परिकल्पना एवं उद्देश्य का उपबंध करते हैं। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी व्याख्या की गई है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी व्याख्या की गई है। किस रूप में? तो मूल अधिकारों, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में। ठीक है, सी आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी व्याख्या की गई है। किन रूप में? तो मूल अधिकारों, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में। सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देखिए और अच्छे से समझ में आ जाएगा। संविधान का मुख्य उद्देश्य भारतीय जनता को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय तथा विचार, मत, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा, अवसर की समानता का अधिकार दिलाना है। व्यक्ति का उत्कर्ष कहीं संपूर्ण राष्ट्र के उत्कर्ष में बाधक न बन जाए, इसलिए संविधान में बंधुत्व की भावना पर भी बल दिया गया है। इस प्रकार प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी व्याख्या संविधान में आगे मूल अधिकारों, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों तथा मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में दी गई है। ठीक है, ध्यान रखेंगे दोस्तों। ठीक है, अगर सेशन पसंद आया हो तो इसको लाइक कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, लाइक कर लीजिए और अपने फ्रेंड सर्किल में, ग्रुप में भी इसको शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि इस तरह का उपयोगी वीडियो कभी भी डालूं तो आपके पास नोटिफिकेशन आ सके और आप अपनी तैयारी को बेहतर बना सकें। ठीक है दोस्तों, और प्लेलिस्ट में और भी वीडियो अवेलेबल हैं। इस हिस्ट्री भी कंप्लीट कराया जा चुका है, ज्योग्राफी के भी लगभग कंप्लीट हैं और हम लोग फुल लेंथ भी कर रहे हैं। बीपीएससी का किए हैं, अभी लगभग 8-9 साल का पेपर करवा दिया जा चुका है, तो उसको भी जा कर के देख सकते हैं। तो अगर फुल लेंथ भी देखते हैं तो एक बार मतलब अगर फुल लेंथ क्वेश्चन कर लेते हैं तो सारे सब्जेक्ट का रिवीजन एक साथ होता चलेगा, तो उससे और आपकी तैयारी बेहतर होगी। ठीक है, क्योंकि सारे सब्जेक्ट एक साथ रिवीजन करते चलेंगे तो उससे आपको बहुत आपकी तैयारी में बेहतर होगा। ठीक है, और यूपी का भी पीसीएस का पेपर करवाएंगे। ठीक है, वीडियो देखने के लिए थैंक यू दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।